नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और स्टूडियो में मेहमान पहुंच चुके हैं हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी भी प्रोग्राम में आ गए। सर बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ समीर जी पहुंचे अपनी जगह पर। शुरुआत तो बहुत बड़ी खबर है हमारे पास आपके लिए। पार्लियामेंट में जो हो रहा है वो तो आपको बताएंगे, लेकिन पार्लियामेंट आज साइड स्टोरी लग रही है क्योंकि उपचुनाव की कहानी बहुत बड़ी बन गई है। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं वो रुझान ही अपने आप में नतीजों जैसे दिखाई दे रहे हैं। बांकीपुर बिहार की सीट है, मध्य प्रदेश की दतिया सीट थी और गुजरात की मंजलपुर सीट। इन 3 सीटों पर बाई इलेक्शन हुए थे और सबसे इनमें हाई प्रोफाइल सीट बांकीपुर की थी। ये सीट खास इसलिए क्योंकि ये बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी और यहां पर प्रशांत किशोर बीजेपी के उम्मीदवार के सामने सबसे मजबूत कैंडिडेट थे और प्रशांत किशोर जीतते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल, या यूं कहिए कि फिलहाल जीत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इस वक्त कोई बहुत राउंड, कोई बड़ा धमाकेदार राउंड बीजेपी के पक्ष में ना आ जाए, एक नहीं बल्कि एक के बाद एक कई राउंड, तो आप मानिए कि प्रशांत किशोर इस वक्त तो ये सीट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये कितनी बड़ी बात होगी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर जीत जाए प्रशांत किशोर, जो अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं और जिनको विधानसभा चुनाव में भी कोई खास ट्रैक्शन नहीं मिला था। ओवरऑल स्टेट में वो तो चुनाव नहीं लड़े थे, पहला उनका इलेक्शन है और अभी तक 10 राउंड की गिनती हो चुकी है। मैं आपको अपडेट दे दूं, और प्रशांत किशोर बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा से 6011 वोटों से आगे चल रहे हैं। तीसरे नंबर, सर मैं अभी आ रहा हूं, और जो तीसरे नंबर पर हैं वो आरजेडी की रेखा कुमारी, जो प्रोफेसर साहब कहना चाह रहे हैं कि हम पीछे चल रहे हैं। सर अभी तक का डेटा यही है, उसके बाद वो बाकी लोकल लेवल से डेटा कई लोग डाल रहे हैं, हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते ना। 14 राउंड के बाद 11,000 वोट से वो पीछे चल रहे हैं। हो सकता है आप ठीक हो, लेकिन ये आधिकारिक जानकारी नहीं है। मैं इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा अभी तक, इसलिए इलेक्शन की मेंशन क्योंकि 6010 राउंड और 6000 वोट की बात कर रहा है, तो बहुत लीड होती है भाई। 6000 वोटों की लीड विधानसभा इलेक्शन में और बाईपोल में खास तौर पर ठीक ठाक लीड मानी जाती है। 35% वोटिंग बताइए, और हम मान रहे थे कि 35% वोटिंग कम वोटिंग, मतलब सरकार को इसका फायदा होना चाहिए, रूलिंग पार्टी को इसका फायदा होना चाहिए। होता वो तो दिखाई नहीं दे रहा। बांकीपुर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट भी मानी जाती है। वो 5 बार लगातार इस सीट पर विधायक रहे, उनसे पहले उनके पिता वो इस सीट पर लगातार जीतते थे। तो 30-35 साल से तो वो परिवार ही जीत रहा, बीजेपी जीत रही है और उसमें वो परिवार खास तौर पर जीतता आ रहा था। और नितिन नवीन जब तक उस सीट से लड़ते थे, कभी सवाल ही नहीं ये उठा कि इस सीट पर बीजेपी हार भी सकती है और बाई इलेक्शन में हार जाएगी, ये तो और बड़ी बात होगी। और प्रशांत किशोर तो अगर ये नतीजा वाकई, ये रुझान नतीजे बदल जाएं, वो जीत जाएं इस सीट को, जिसकी संभावना ज्यादा लगती है, तो वो तो खुद को कोसेंगे कि मैंने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा था पिछली बार। अगर वो पिछली बार इलेक्शन लड़ जाते तो एक तो वैसे ही उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल थोड़ा और बढ़ा हुआ होता, वोटरों में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ता, और वो ये सीट निकाल जाते तो इस असेंबली में अभी तक भी जो है काफी कुछ हो गया होता। कह रहे नहीं, असेंबली तो अभी बनी है, तो अगर वो आ जाते हैं असेंबली के अंदर तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये बांकीपुर का अपडेट है। जरा दतिया का भी बता दें एक बार। दतिया में अभी तक 6 राउंड की काउंटिंग हुई है और यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर चल रही है। कांग्रेस के घनश्याम सिंह है यहां से 6 राउंड के बाद सर 1786, वेरी स्लिम लीड, बहुत कम मार्जिन है ये मार्जिन तो कभी भी किसी भी राउंड में आगे पीछे हो सकता है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा था यहां से और काफी हंगामा उसके बाद हुआ था, उनके समर्थकों ने काफी अपनी नाराजगी जताई थी, उत्पात मचाया था ऐसा कहना चाहिए पार्टी ने। लेकिन नरोत्तम मिश्रा को ये कहा कि अब आप लगिए इस काम में, अपने मतलब उम्मीदवार को जिताइए, और उन्होंने बहुत पब्लिक रैलीज वगैरह भी की हैं आशुतोष के लिए, खूब प्रचार उन्होंने किया। अब नतीजा देखिए क्या होता है। दतिया की बात थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन बांकीपुर ने सबको चौंकाया, प्रशांत किशोर ने सबको चौंकाया। ये सब मान रहे थे कि उनका वोट प्रतिशत तो असेंबली इलेक्शन की तुलना में बहुत बढ़ना चाहिए, डबल डिजिट में आना चाहिए। कल समीर जी से मैं बात कर रहा था, इन्होंने कहा वो 20-25% वोट भी ले आएंगे, मिनिमम लाना चाहिए उनको, लेकिन जीतेंगे, जीत की तरफ बढ़ते दिखेंगे, शायद इसका अनुमान बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं लगाया था। माना जा रहा था कि यूथ उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वहां पर सवर्ण वोट जो है वो भी ब्राह्मण वोट, वो उनकी तरफ कुछ हद तक जा सकता है। लेकिन नितिन नवीन की सीट पर बीजेपी हार सकती है बाय इलेक्शन के अंदर, ये सच में थोड़ा सा जो है वो मैं कहूंगा कि चौंकाने वाली स्थिति है। प्रोफेसर साहब बोले उनका गृह राज्य है। पहले देखिए, मैंने ट्वीट किया था अभी आते हुए आपके यहाँ से, और मुझे लगता है कि जो मेरे ट्वीट पर जवाब आया है वो बहुत कहानी कह रहा है। जातिवाद का परिणाम या जनरल कास्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड, ये पहला रिएक्शन है। दूसरा है सामान्य वर्ग को दबाना, नजरअंदाज करना और जीत भी जाना, दोनों एक साथ नहीं चलेगा प्रोफेसर साहब।
संदेश यही है, प्रत्येक राष्ट्रवादी को दुख है लेकिन मंथन जरूरी है। आई एम ए आरएसएस स्वयंसेवक बट स्टिल आई विल वोट फॉर प्रशांत किशोर। आश्चर्य नहीं होगा यदि पीके जीत गए। हमारे जैसे भाजपा समर्थक भी चाहते हैं पीके ही जीते। अच्छा। पीके और नीरज सिन्हा का कोई तुलना नहीं, एक उतना ही शिक्षित तो दूसरा उतना ही जाहिल। अब आप सोचिए, कभी पंडित कभी ठाकुर, कभी ये जाति कभी वो जाति, हिंदू सबसे बड़े वाले सुअर हैं, यही है गुलामी के लिए। बहुत ये किसी अच्छा का पोस्ट पढ़ रहे हैं, वो मैं पोस्ट पढ़ रहा हूं। बता दूं, अपना कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल किसी ने पोस्ट लिखा है। नहीं सर, दुखद है। बीजेपी को बड़ी घमंड या सामान्य वर्ग की जो मर्जी करेंगे, जाएंगे कहाँ। अब विकल्प मिल गया है बिहार में, अभी तो शुरुआत है। मोटा मोटी कहानी यही है। जो टिप्पणी आई है, त्वरित टिप्पणी आई है, मैंने पहले भी कहा था, कहानी कुर्सी की में कहा था कि बहुत कांटे का टक्कर है और भारतीय जनता पार्टी शायद छोटी मार्जिन से, 3 मार्जिन से जीत जाएगी। जो हमको भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वहां कैंप किए हुए थे, कई मंत्री वहां पर कैंप किए थे, 3 दिन तो कैंप करके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गए हैं और मुख्यमंत्री ने कई मंत्रियों को वहां पर लगा रहा था। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर, भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर, और मैं फिर कह रहा हूं, एक सामान्य वर्ग का बहुत बड़ा आक्रोश है। जिस कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उसके बारे में लोग यही कह रहे हैं कि उसे तो बोलने की भी तमीज नहीं है। अब वो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कायस्थों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। और कायस्थ ही है बीजेपी का कैंडिडेट। हाँ, लेकिन ये भी जानिए कि कायस्थ बहुत ही पढ़े हुए संभ्रांत समाज है। आप ये समझते हैं कि कायस्थ कोई रिक्शा चलाने वाला मिल जाएगा, कोई फार्चून की दुकान चलाने वाला मिल जाएगा, तो बिल्कुल ही नहीं है। वो सब पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ऐसे ऐसे या सरकारी नौकरी में अन्य पदों वाले, ये बहुत इंटेलेक्चुअली हाई क्लास और वेल ऑफ फैमिलीज है कायस्थों के। उनको ये नागवार गुजरा कि इस प्रकार का कैंडिडेट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिया गया। बाकी जो अपर कास्ट था उनकी गुस्सा एक अलग प्रकार था, वो धर्मेंद्र प्रधान से वो चल रहा था। बंगाल चुनाव के बाद जो है वो हमने देखा था कि लोगों को लगा था कि शायद बंगाल चुनाव में इसका प्रभाव नहीं है, लेकिन उसके कारण अलग थे। वहां पर चूंकि मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं को इतना प्रताड़ित कर दिया गया था, इसलिए एक हिंदू वोट बैंक खड़ा था। लेकिन यहां पर जो है वो सामान्य वर्ग के बीच में एक बहुत बड़ी वितृष्णा थी, जो धर्मेंद्र प्रधान के कारण थी। जो यूजीसी का रूल्स आया था वो चल रहा था, और दूसरे में जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ वो एक बहुत बड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी में कभी न कभी ये एक चीज निकल करके आया कि विवेक ठाकुर को लोकसभा लड़वाया गया, उनसे राज्यसभा सीट जो है उनको हटा करके उपेंद्र कुशवाहा को वहां पर लाया गया। अब उनके बेटे के लिए जो है वो देवेश कुमार से इस्तीफा लिया गया। तो होगा क्या कि उनको तो बेहतर ही मिला, विवेक कुमार को तो बेहतर मिला, वो लोकसभा से चले गए, जीत करके आ गए। देवेश जी को भी हो सकता है कि बेहतर चला गया, लेकिन समाज के एक वर्ग में ऐसा चला गया कि कुशवाहा वोटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है। अच्छा, यानी यानी कि अपर कास्ट को हटा करके, मार्जिनलाइज करके, एक ही आप सोचिए ना, अपर कास्ट ने साथ छोड़ दिया बीजेपी का बांकीपुर में। मेरा तो ये निष्कर्ष। अच्छा ठीक, त्रिपाठी जी क्या है संदेश इसका? अरे 11वें राउंड के बाद 6419 वोट से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर, लीड बढ़ती जा रही है। नहीं 31 राउंड है, लेकिन 11 दौर के बाद अगर ये है तो ये बहुत शानदार मजबूत प्रदर्शन है प्रशांत किशोर का। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अब प्रशांत किशोर हारे या जीतें, क्योंकि लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है, जनता तो कहीं नहीं कर सकती। बिल्कुल, ये बीजेपी जीत सकती है सीट, ऐसा बीजेपी जीत सकती है, लेकिन अगर 11 दौर तक बीजेपी हार गई तो भारतीय जनता पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। जिस सीट पर आप 3.5 दशक से काबिज हैं, और सिर्फ काबिज नहीं है, पिछला जो चुनाव था यानी विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, 50,000 से अधिक मतों के अंतर से नितिन नवीन जीते थे। लेकिन क्या पार्टी यूं चलनी चाहिए जैसे ये चल रही है? तमाशा होता है। जीतने को जीत सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सीट है तो हो सकता है वो जीत जाए, विधायक उन्हीं का बने और तब सब भूल जाएंगे। लेकिन जिस तरह से प्रत्याशी चयन हुआ, मजाक था क्या कि कौन वो अभिषेक बंटी था जिसको कोई जानता नहीं था, फिर अचानक कह के अच्छा वो किसी ने कहा वो कोई पार्टी कर लिया था, किसी ने कहा वो उसके पिता का चारा घोटाले में नाम था। अच्छा, शकुनी चौधरी, सम्राट चौधरी कुछ नहीं था, उसके पिता का चारा घोटाले में नाम था। और फिर नहीं हुआ तो कहे अच्छा नीरज सिन्हा है, कोई उनको बना दीजिए। तो भाजपा ने कहा कि ये मंडल अध्यक्ष हैं।
फिर किसी बड़े नेता का बयान आ गया कि भाई यहां से तो कुत्ता बिल्ली भी भाजपा के नाम पर खड़ा कर दीजिए, जीत जाएगा। लोकतंत्र कुत्ते बिल्लियों से नहीं चलता है। संदेश आप पूछ रहे थे कि इसका संदेश क्या है, तो लोकतंत्र वोट देने वाले मतदाता से चलता है। और अगर ये सबसे संभ्रांत पढ़े लिखे लोगों की सीट है, 45% यहां फॉरवर्ड क्लास है, उसमें सर्वाधिक कायस्थ हैं, फिर ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, वैश्य हैं और कोयरी कुर्मी इसके बाद है। यानी यहां तो यह होना चाहिए था कि एकदम से आते और कहते कि बस हो गया भाई, आज नामांकन कर दिया, खत्म बात। 3.5 दशक में आपके पास एक ऐसा नेता नहीं था जिसको आप ऐसे खड़ा करते कि प्रशांत किशोर से बड़ा दिखता। प्रशांत किशोर बड़बोले नेता हैं, प्रशांत किशोर कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन ये तो सच है ना कि वो आदमी पिछले लंबे समय से राजनीतिक धरातल को थोड़ा बदलने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं जानता वो क्या होगा क्या नहीं होगा, एक विधायक से ना तो वहां सरकार बदलने वाली है ना विधानसभा का समीकरण, लेकिन वो आदमी बात करेगा। और एक बात गंभीरता से मैं कह रहा हूं, सवर्ण मतदाता किसी का बंधुआ नहीं है, ये इस एक उपचुनाव से तय होगा। अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो नैरेटिव और जो क्या कहते हैं अंग्रेजी में पॉलिटिकल पैराडाइम शिफ्ट, वो होता हुआ दिखेगा। ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है, नितिन नवीन जी को चिंता करनी प्रशांत चाहिए। किशोर अगर ये इलेक्शन ना लड़ रहे होते तो आप इतनी चिंता करते? बीजेपी ने कैसा उम्मीदवार दिया? नहीं, अगर उम्मीदवार वहां भी गड़बड़ होता, जैसे वो तेजस्वी जी तो चले गए थे, कहां घूमने उमने चले गए थे, पार्टी का स्थापना दिवस पहले मना, तब तो और चिंता करने की जरूरत थी। तो हम थोड़ी नहीं ये बात कर रहे मुझे नहीं लगता कि उस वक्त बात करते हैं। नहीं कर रहे होते। हम तो कह रहे हैं ना कि अगर कैंडिडेट अगर अच्छा नहीं होता दूसरी तरफ से भी, तो हम ये बात थोड़ी नहीं कर रहे हैं। ये लोगों को तुलना में प्रशांत किशोर बहुत बेहतर लगे, बिल्कुल, इसीलिए उनको वोट मिल रहा है अभी तक। अब अगेन अभी तो हमें राइडर लगा के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि नतीजा जब तक नहीं, लेकिन मैं तो दूसरा लगा रहा हूं, हारे या जीते भाजपा को तो झटका मिल गया। हाँ भाई, 11वें राउंड तक भी तो आगे हैं। 11 राउंड तक अगर एक भी राउंड में प्रशांत किशोर पीछे नहीं हुए हैं, एक राउंड में भी पीछे नहीं हुए, ये बड़ी बात है। समीर जी, क्या है रिपोर्ट बांकीपुर की? अब प्रधानमंत्री मोदी जी की भाषा में कहूं तो गर्दा उड़ा दिया प्रशांत किशोर ने उस सीट के ऊपर। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को भी बना दो, लेकिन आप ये सोचो कि हम किसी को भी टिकट दे दें और वो चुनाव जीत जाएगा, तो लोकतंत्र में होता नहीं है। और जिस तरीके से आपने वहाँ उम्मीदवार को हटाया दिया और ये मान लिया कि भाई ये तो हमारी घर की सीट है, जिसको देंगे हम वो वहाँ से चुनाव जीत जाएगा, 40 साल से हमारा कब्जा है। पहले नितिन नवीन जी के पिताजी जीतते रहे, उनके निधन के बाद उनका बेटा जीतता रहा, अब उनका बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है, तो उनका बेटा जिसको तय करेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर, वो चुनाव जीत जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको देखना था, आपके सामने प्रशांत किशोर उम्मीदवार है। और जब प्रशांत किशोर गए वहां पर लड़ने, तो प्रशांत किशोर जानते थे बांकीपुर सीट किसकी है, वहां से लंबे समय से चुनाव कौन जीत रहा है, वहां का जातिगत समीकरण क्या है। तो प्रशांत किशोर वहां चुनाव हारने नहीं गए थे, वो चुनाव जीतने ही वहां पर गए थे इस तैयारी से। अगर उन्हें जरा भी लगता कि मैं हारूंगा तो कभी भी वो चुनाव लड़ने नहीं जाते। वह भारतीय जनता पार्टी को संदेश देना चाहते थे कि आपके गढ़ में, आपके कायस्थों के गढ़ में, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गढ़ में मैं आपको हराने की ताकत रखता हूं और मैं आपको हराने आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रशांत किशोर को पहले बहुत हल्के से लिया, लेकिन आखिरी में उनके पास एक खबर पहुंची कि प्रशांत किशोर का पल्ला भारी पड़ रहा है। ब्राह्मण वोटर पूरी तरीके से नाराज हो, जो पढ़ा लिखा तबका है वो ये कह रहा है कि भाई प्रशांत किशोर की और नीरज कुमार की अगर तुलना करें तो कोई मैच ही नहीं है दोनों के अंदर। हम कैसे वोट देते प्रशांत किशोर के सामने उस आदमी को। तो मुझे लग रहा है जब पल्ला भारी पड़ा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना राज्यसभा का उपस्थित रहना छोड़कर वो लगातार वहां पर डोर टू डोर प्रचार का मॉनिटरिंग करते रहे, बूथ मैनेजमेंट की बात करते रहे, और उनको लगा कि अब मेरे हाथ से बाजी निकल रही है। नहीं, एक और बात बता दूं, कैंडिडेट अपने भी बूथ से हार गया है। बिल्कुल मजेदार बात है। और ये कैंडिडेट जो है अपने बूथ पर पीछे हो गया है। एक बड़ी मजेदार बात है, यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड का जो स्थानीय जो लोकल लीडर्स है वो सारे प्रशांत किशोर के साथ गए। उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं दिया। बांकीपुर के जो जेडीयू के लीडर्स है उन सब ने कहा कि प्रशांत किशोर बेहतर उम्मीदवार है, प्रशांत किशोर को जीतना चाहिए यहाँ से। अब उन्होंने कितना प्रशांत किशोर का वोट में समर्थन किया है। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लीडर्स है जो बांकीपुर और पटना से आते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब टिकट बटा तो हमसे पूछा तक नहीं गया, सीधे तय कर लिया गया किसको टिकट देना। वो तो पहले जो पहले कैंडिडेट दिया था उसी के केस में समझ में आ गया था कि अगर दूसरे में आपने भी यही हुआ, दूसरे में भी थोड़ी यही बहुत हुआ। भी लिखा पढ़त की होती है, उसके बैकग्राउंड दूसरे में चेक भी किया आपने होता तय तो कर लिया। एम्बैरेसमेंट नहीं ना होगा। वहां के सांसद से पूछ रहे हो ना किसी से पूछ रहे हो, तो लोगों को लगा हुआ कि भाई अब थोड़ा करना है। ये हार मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, वैसे ऐसे सेटबैक्स जो है, अगर हारू, वैसे ऐसे सेटबैक्स जो हैं
हर लिहाज से कभी कभी अच्छे होने चाहिए। एक तो फ्रेश ब्लड आता है राजनीति के अंदर, वो स्वागत योग्य है, वो भी उस राज्य के अंदर जहां पर वही दो समीकरणों में राजनीति जो है फंस करके रह गई हो, वो भी बरसों से, दशकों से। और दूसरा ये है कि जो सत्तारूढ़ दल होता है उसके ऊपर दबाव भी बनता है ऐसी हार के बाद, और ये तो बहुत बड़ी हार होगी अगर हो जाएगी तो बीजेपी की। अभी जो लेकिन जातीय समीकरण बता रहे थे त्रिपाठी जी, तो उसके हिसाब से तो अभी आप उसमें तो कोई नहीं खुशबा आपने बताया 45% के बाद वो भी बीजेपी का मतलब एनडीए का वोट बैंक माना जाना चाहिए। तो इस लिहाज से तो सोचिए 50% से ज्यादा जहां पर फेवरेबल वोट बैंक हो वो सीट है ये बीजेपी के लिए। सर नहीं, जितनी सब लोगों ने बात की मैं सब बातों के साथ हूँ, है ना, लेकिन इसका मैसेज क्या है? इसका मोटा मैसेज ये है बीजेपी लीडरशिप के लिए कि किसी भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, न वोटर को न संगठन को। जो अभी चल रहा है, मैं तो इस पर बार बार कहता रहता हूँ, वैसे भी इलेक्शंस को मैं कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड या ये मान लेना कि बस अब हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो टेकन फॉर ग्रांटेड 3 बड़ी घटनाएं हैं आज की। एक है बांकीपुर का चुनाव, दूसरा है दतिया का चुनाव, और तीसरा है चढ़ावा चोरी का मामला। तीनों ने साफ कर दिया कि जो सो कॉल्ड भाजपा का बड़ा परिवार है, उस परिवार के घर में दरारें हैं, और वो दरारें वाइडनिंग हो रही है उसकी, है ना। और वो वाइडनिंग क्यों हो रही है? क्योंकि आपने उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। वो चढ़ावा चोरी के वक्त भी लिया, जो लोग राम मंदिर आंदोलन के साथ, जन्मभूमि आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, उनको अलग करके कि आप छोड़िए, आपसे क्या, हम लोग आगे बढ़ेंगे। वहाँ पर चढ़ावा चोरी पर आप आए। दतिया में क्या हुआ? वहाँ नरोत्तम मिश्रा जैसा लीडर था मजबूत, आपने उसको अलग करके जनसुराज के कार्यकर्ताओं का जश्न है जी, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। और बांकीपुर में भी टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। तो ये जो तीनों जगह है, न तो आप वोटर को टेकन फॉर ग्रांटेड ले, ये मैसेज के तौर पर है, बाकी जो करना नहीं, और ना संगठन को ले कि बस संगठन में भी आपने तय कर लिया, आप ही सब कुछ है, तो आप जब तय करेंगे तो वही होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ, आज हम थोड़ा सा ज़्यादा जोश में हैं नितिन नवीन साहब के साथ। नहीं, सीट बड़ी है सर, सीट बड़ी है, लेकिन यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्टेट हार जाते हैं आप, तब आप इतनी बहस नहीं करते। वो भी बड़ा चुनाव था सर। हिमाचल की बात कर रहे हैं। हिमाचल की बात कर रहा हूं, तो ये तो प्रॉपर एक सीट जहां पर आपने सारी ताकत लगाई, और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद थे, 3 दिन वहां रहे, गिरिराज सिंह जी और भी कई नेता वहां पर मंत्री मौजूद रहे। और उसके बाद इसका मतलब भी है ना कि आपने कॉन्स्टिट्यूंसी को, वोटर को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे का जो एटीट्यूड है ना, वो नुकसान पहुंचाता है। वो हमेशा ही नुकसान पहुंचाता है, संगठन में भी पहुंचाता है, यहाँ भी पहुंचाता है। नरोत्तम जी को कहा होगा पार्टी ने कि भाई आप लग जाइए, लग गए वो, हाँ तो लग गए, तो ये नतीजा हो सकता है। अब नतीजे क्या आएंगे, हारना जीतना, अभी भी मैं नहीं कह रहा कि शाम तक खैर तो खैर जनता दी। लेकिन एक जो है, चूंकि हम लोग उसके एक ही पहलू पे बात कर रहे हैं, दूसरा वाला छूट गया है। 12 दौर के बाद 23,756 वोट मिला है प्रशांत किशोर को, 17,110 मिला है नीरज सिन्हा को। लगातार अंतर बढ़ रहा है, 6,400 था 11वें में, 6,646 हो गया। लेकिन जो तीसरे नंबर पर हैं रेखा कुमारी जी, 4,850 वोट मिले इनको। तो आप ये भी समझिए कि राष्ट्रीय जनता दल उसके लिए भी खतरा है, क्योंकि उसका भी वोट शिफ्ट हो रहा है, बीजेपी का भी वोट शिफ्ट हो रहा है। और अगर ये हो रहा है तो आप नए पॉलिटिकल पैराडाइम शिफ्ट की बात जो मैं कर रहा हूं उसकी बात करनी चाहिए। बिल्कुल, थर्ड फोर्स खड़ी हो जाएगी। तेजस्वी यादव नेता के तौर पर पूरी तरह से विफल रहे, चले गए थे विदेश छुट्टी कर रहे हैं। हम लोग राहुल जी को बहुत आलोचना करते हैं। नहीं, बिल्कुल प्रशांत किशोर ये बात बहुत पहले से साबित कर चुके हैं कि वो मेहनत कर सकते हैं, और दूसरी बात उनका नैरेटिव भी पॉजिटिव है। बोलना चलिए थोड़ी दूसरी सीट की भी बात कर ले, वो भी दतिया की सीट का दे दें। बात है, मतलब इसको हम बीजेपी की नजर 2 बयान आपको मैं सुनाता हूं। एक तो जो घनश्याम सिंह है ना सर, कांग्रेस के, वो कह रहे हैं हमारे ये नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ताओं ने हमारी बड़ी मदद की है। और दूसरा, हम नरोत्तम मिश्रा से भी बात की हमने, तो नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं मेरी राजनीति का पटाक्षेप हो चुका है। अब पटाक्षेप का जो भी मतलब आप निकालें, ठीक। पहले जरा वो घनश्याम जी वाली बात सुना दीजिए, फिर सुनाइएगा नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा ने आपका सहयोग किया है वो? नहीं, उनने तो सहयोग नहीं किया, लेकिन हाँ उनके कार्यकर्ता जो थे वो कई लोग नहीं माने, और वो भाजपा से ज्यादा रुष्ट थे, उनने मेरी मदद की, चुपचाप की। नरोत्तम मिश्रा आपकी मदद की? नहीं, नरोत्तम नहीं, उनके कार्यकर्ताओं ने। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से क्या मैसेज देना चाह रही थी पार्टी? आप कुछ अगर बताएं आपको, क्योंकि आपके समर्थकों ने इंतजार किया, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, प्रदेश अध्यक्ष होगा। तो मैंने कभी भी लोकसभा मांगा अनुराग भाई, न मैंने कभी राज्यसभा मांगा।
मैंने विधानसभा जरूर मांगा था जी पार्टी ने बदल दिया। पार्टी भी कितना देगी? 30 साल विधायक रखा पार्टी ने, 15 साल मंत्री रखा, कितना आखिर? तो कहीं तो उसका वो होता ही है पटाक्षेप। नहीं तो आप ये क्या कह रहे हैं कि पटाक्षेप हो गया? एक बड़ी बात कह रहे हैं आप इंडिया पटाक्षेप का। अभी आपके समर्थक तो कह रहे हैं कि दादा की लंबी पारी अभी भी बाकी है राष्ट्रीय कार्यकारिणी और तमाम, आप पटाक्षेप कह रहे हैं? बड़ी कोई पद लेने की इच्छा है ही नहीं। एक इच्छा है एक कार्यकर्ता का की रूप में, जैसे पार्टी ने अभी पिछले 2.5 साल काम दिया है, जिस तरह से पार्टी ने मुझे ज्वाइनिंग टोली का शेयर संयोजक बनाया, जैसे महाराष्ट्र चुनाव में भेजा, जैसे दिल्ली चुनाव में भेजा, जैसे बिहार चुनाव, ऐसे कार्यकर्ता के रूप में पार्टी भेजती रहे कहीं ना कहीं काम में। बस मन कितना उदार हो जाता है। बस काम कराए, मुझे केवल सेवा करनी है और कुछ नहीं करना है। मुझे नरोत्तम जी ये कह रहे हैं। घनश्याम जी ने भी बताया, राजनीति में सच सीधे नहीं बोला जाता है। घनश्याम जी ने बताया ना कि नरोत्तम जी लगे रहे, उनके ऐसा करने कार्यकर्ता वाले लगे। एक मुरारजी देसाई अकेले थे। जब वो प्रधानमंत्री से जब उनका इस्तीफा हुआ तो मुंबई में शायद इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के एक पत्रकार थे, उन्होंने पूछा अब तो आपका कंधे से भार जो है वो चला गया। बोला देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सत्ता हमेशा अच्छी लगती है, मैं प्रधानमंत्री के पद पर मुझे अच्छा लग रहा था, ये सब कहना बंद करो। ठीक है समीर जी, क्या वो सच में क्या इनके समर्थक जो है उन्होंने नाराजगी जता निकाल दी क्या इलेक्शन में? निश्चित रूप से मुझे इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई नेता ने जरूर, नेता की तो मजबूरी है, पार्टी छोड़ नहीं सकते, पार्टी ने कहा काम करना है, तो दिखावे के लिए नरोत्तम मिश्रा ने प्रचार किया, उसमें मन उनका नहीं होगा, लेकिन पार्टी ने कहा तो पार्टी के साथ रहे। लेकिन कार्यकर्ता के साथ ये मजबूरी नहीं रहती ना। कई कार्यकर्ता रहते हैं जो समर्पित होते हैं अपने नेता के प्रति, उनके लिए पार्टी का महत्व नहीं, नेता का महत्व होता है। और वो नेता का संदेश क्या है, नेता के मन में क्या है, वो बिना नेता के कहे भी समझ लेते हैं कि नेता हमारे क्या कहना चाहते हैं, और उस हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा वर्ग है जो जिसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया होगा। और ये तब है कि जब ये कहा जा रहा है कि कम से कम 1000-1500 नरोत्तम मिश्रा के कट्टर समर्थकों को वोटिंग करने नहीं दी गई, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, घर से निकलने नहीं दिया गया, ये तब स्थिति है। तो मुझे लग रहा है कि ये निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की नाराजगी है। और घनश्याम सिंह कभी हम डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते, उनका भी वहां पर व्यवहार बहुत अच्छा है। घनश्याम सिंह बहुत बेहतर कैंडिडेट थे। आशुतोष तिवारी कांग्रेस की जीती हुई सीट थी, बिल्कुल जीती हुई थी। और दूसरा ये कि आशुतोष तिवारी कोई वहां के नहीं, वो सेवड़ा के वहां के वोटर भी नहीं है, आप बाहर का कैंडिडेट लाकर उनको दे रहे हो वहां के अंदर, तो मुझे लग रहा है ये भी नाराजगी होगी। आप स्थानीय कार्यकर्ता 1786 वोट से आगे छठे राउंड के बाद कांग्रेस 7,700 वोट से हराया था पिछली कांग्रेस बार। जीत जाएगी वहां पर। और सबसे बड़ी बात है, जो भारतीय जिसका चुनाव निरस्त हुआ, जो हारा, पार्टी ने उसको कल रात को पार्टी से बाहर कर दिया, कल रात को कांग्रेस ने, जिसके वजह से बाई इलेक्शन, जिसकी विधायक जिसकी वजह से जिनकी सीट जाने के बाद हो रहा है इलेक्शन, हाँ उनको निकाल दिया पार्टी उनको रात को पार्टी से निकाल दिया गया है। पार्टी ने इंतजार किया वोटिंग के दिन तक का, और उसके बाद वो कल रात को पार्टी से निकाल दिया गया। तो मुझे लग रहा है कि घनश्याम सिंह का व्यवहार का भी इसमें काम आ रहा है। नरोत्तम मिश्रा के जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी है वो भी इसके अंदर बड़ी भूमिका निभा रही है। अगर ये सीट हारती है तो नरोत्तम मिश्रा जानते हैं कि वो ठीक रहा उनके ऊपर। देखिए ना, जैसे एक स्टेटमेंट आया था बीच में नरोत्तम मिश्रा जी का, वो कह तो रहे थे कि मैं वोट मांगूंगा, घर घर जाकर शीश नवाऊंगा और जितवाऊंगा आशुतोष जी को, लेकिन एक रैली में क्या कह दिया था उन्होंने, अरे तुम कार्यकर्ताओं से कह रहे हो तुम गलत जगह नाराजगी निकाल रहे हो। हाँ। इनकी क्षमता है, मेरा टिकट कटवा देंगे ये। पर आप अपने ही कैंडिडेट को कितना हल्का करके बता रहे हैं समाज के सामने। नहीं, लेकिन नरोत्तम जी ने एक बात पार्टी ने जैसा आदेश दिया कि भाई चुनाव में लगना है, नरोत्तम जी ने भी पार्टी में जो अपने कार्यकर्ता है उनको आदेश दिया कि चुनाव में लगना है, लग जाइए। विजय जी आज भी आप जले पर नमक छिड़क रहे हैं, लंका लगा दी कार्यकर्ताओं ने। आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जख्मों पर आप जो है नरोत्तम मिश्रा से पूछ मिर्च और नमक, त्रिपाठी जी खुश नहीं है, लेकिन मिर्च और नमक दोनों का लेप लगा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, क्या राजनीति में आप प्रभावी हों, अच्छे से राजनीति करें, तो वो ठीक बात नहीं है क्या? नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटना चाहिए मुझे बताइए। बिल्कुल कोई एक वजह तो बताइए। अहंकारी था तो अरे तो फिर तो बड़ा मामला गंभीर। अरे हार गए थे अपनी सीट, इसलिए कटना चाहिए। हार गए थे ना, लेकिन क्या उनसे बेहतर कोई नेता था वहां? उनसे बेहतर नेता कोई था वहां? और जब आप कहते हैं कि किसी को आप टिकट काट रहे हैं, कोई आपका बड़ा नेता है, इतने लंबे समय से विधायक रहे, मुझे जहां तक याद आ रहा है 90 से शायद वो विधायक हैं, 90 पहली बार हुए थे, उसका लगातार रहे थे, बीच में हारे थे एक-आध बार। आपने उनसे बात तक नहीं की। किसी भी पार्टी में क्या ये ठीक है कि अचानक आपका नेता है, आपको सब कुछ है? अच्छा, आप तैयारी कर रहे थे 20 दिन से, नरोत्तम मिश्रा जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे थे, लोगों को पार्टी में शामिल करा रहे थे, कांग्रेस के लोगों को अपने पक्ष में ला रहे, आपको लगा नहीं अहंकारी हो गया, फिर ये तो कोई पैमाना नहीं होगा। और मेरा ये मानना है कि दतिया सीट वैसे भी बीजेपी के लिए मुश्किल थी, लेकिन उपचुनाव में
और मैंने पहले भी कहा, ये पूरी तरह से मोहन यादव जी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। ये उपचुनाव में हारेंगे, अगर उपचुनाव में बांकीपुर हारेंगे तो ये बड़ी चिंता बिल्कुल की नहीं, बात बिल्कुल नरोत्तम मिश्रा के बेटे बिहार में भी ये चीफ मिनिस्टर के लिए भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा कि ऐसे इतनी हाई प्रोफाइल सीट हार जाए, तो ज्यादा और मुश्किल यहाँ है। भी चीफ मिनिस्टर मैं यही बात कहना चाहता था, बिहार वाली तो ज्यादा मुश्किल। मैं तो यही कहना चाहता था कि दतिया की सीट और बांकीपुर की सीट, दोनों सीट जो है वो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री का रिफ्लेक्शन है, जिम्मेदारी है। मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं। आप पट्टा फाड़ करके, तेल लगा करके पट्टा फाड़ करके मुख्यमंत्री बने रहें, आप जाकर के वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आप नहीं संभाल पा रहे हैं। यह शर्म की बात है, यह सामान्य घटना नहीं है। जब आज भारतीय जनता पार्टी इतनी विकट स्थिति में है, जिंजी का एक आंदोलन झेल कर है, और ऐसे समय में आपने पूरा नहीं झोंक कर, आखिर क्या चीज हुआ जिसका कारण आपने, इसका मतलब कि आप अंदर से टूटे हुए थे, आप अंदर से टीम की तरह काम नहीं कर रहे हैं। यह काम बिहार के अंदर भी हुआ, यह काम यहां भी हुआ। तो आप दूसरे को उपदेश देने के लिए हैं, और जब आपकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है तो आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बचाते हैं, आप उपदेश देने के लिए सिर्फ बैठे हुए हैं। कार्यकर्ता आपके लिए मर जाए वहां पर जमीन पर, और आप जो है वो लाटसाही की तरह अपना चार्टर्ड फ्लाइट में घूमते रहें, ये नहीं चलेगा। सर पार्टी ने ताकत तो लगाई होगी, अब हार हो जाती है। 35% वोटिंग हो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यही इसका वोटिंग, मतलब सर, पार्टी ने 35% से निकल नहीं निकल रहे, अच्छा, वोटर नहीं निकल पाए। ब्रेक ले लेते हैं उस सर, सीट ब्रेक पर के बाद वैसे बात वोटिंग कम होती रही है, ब्रेक- 41 हुई रही है। करेंगे।